नमस्कार बच्चों। एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और आप लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए होंगे, लेकिन बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तैयारी करता है वो ज़रूर सफल होता है, ज़रूर अच्छे नंबर आते हैं। घबराहट में हम जो याद करके जाते हैं, जो तैयारी करके जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। इसलिए नो टेंशन, बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज हम बात करेंगे वाच्य पर। वाच्य समझने के लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप वाच्य से संबंधित अपने प्रश्नों को समझ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ ये समझना चाहिए, ये समझने की का प्रयत्न करना चाहिए कि हम वाच्य को पहचाने कैसे, क्योंकि वाच्य में आपके जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर पहचानने और रूपांतरित करने वाले आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वाच्य के भेद से। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वाच्य और वाक्य में क्या अंतर है। वाक्य बच्चों सेंटेंस को कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं, और वाच्य जो है, जो बात उसमें कही जा रही है, उसको हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में वाच्य के 2 भेद भी दिए जाते हैं, जिसे हम कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य कहते हैं। तो कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, अकर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्म या भाव प्रधान होता है। तो इस तरह से फिर वही बात आ गई कि 3 हमारे पास भेद निकल करके आ गए: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम इनकी जो मुख्य बातें हैं उनको देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? इस वाच्य में जो क्रिया होती है, उस क्रिया पर कर्ता का प्रभाव होता है, यानी उस क्रिया का रूप का जो परिवर्तन है, उसका जो रूप डिसाइडेड हुआ है कि आपको किस रूप में क्रिया का प्रयोग करना है, वो कर्ता के अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होता है। यानी कि जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया होगी। कर्ता अगर पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में आएगी। कर्ता अगर स्त्रीलिंग बहुवचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में आएगी, उसका रूप भी वैसा ही आएगा। यानी कि क्रिया और कर्ता के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, और क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग ही चलती है। इस कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन उस पर कर्म का प्रभाव नहीं होता। मैंने पहले भी बताया आपको, क्रिया पर सिर्फ कर्ता का प्रभाव होता है। जैसे माली पौधे लगाता है, एक वाक्य है, ठीक है। अब आप इसको कैसे जानेंगे कि इसमें जो क्रिया है, लगाता है, उस पर किसका प्रभाव है, माली का या पौधे का? माली कर्ता और पौधे कर्म, और क्रिया हो गई लगाता है। तो सबसे पहले तो आप वाक्य में VSO, V माने वर्ब, S माने सब्जेक्ट यानी कर्ता, O माने ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इनको आप ढूंढ लीजिए, सिग्निफिकेंट कर लीजिए, इनको पहचान लीजिए। किसी वाक्य में आपको कर्म मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसमें कर्म नहीं है उसमें तो वो आप उसको देखेंगे ही नहीं, लेकिन जिसमें कर्म है उसमें आप कर्म को पहचान लीजिए। कर्म को पहचानने के और कर्ता को पहचानने के बाद आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि इस वाक्य में जो लगाता है क्रिया आई है, ये किसके अकॉर्डिंग चल रही है, माली के अकॉर्डिंग या पौधे के अकॉर्डिंग? अब आप क्या कीजिए, माली पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, आप इसी को स्त्रीलिंग एक वचन में कन्वर्ट करिए। माली की जगह आप लिख दीजिए मालिन, ठीक है। अब आप इस वाक्य को दोबारा बोलिए, मालिन पौधे लगाता है। क्या लिखेंगे आप? लगाता है नहीं, क्या लिखेंगे? लगाती है। यानी जैसे ही हमने माली यानी जो कर्ता है उसका रूप बदला, वैसे ही क्रिया का रूप भी बदल गया, ठीक है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम पौधे को बदल कर देखते हैं। पौधा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, हम इसकी जगह कोई स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। हम फसल लिख लेते हैं, क्योंकि फसल स्त्रीलिंग होता है। अब हम वापस से इस वाक्य को बोलेंगे, माली फसल लगाता है। तो जब हमने पौधे लिखा तभी भी हमने लगाता है लिखा, फसल लिखा तभी भी हमने लगाता है लिखा। क्यों भाई? इसका रूप क्यों नहीं बदल रहा है? इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पौधे से नहीं है, फसल से नहीं है, इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे है? माली से है, कर्ता से है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चल रही है? कर्ता के अकॉर्डिंग चल रही है, उसे बाकी चीजों से मतलब नहीं है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो हमने ये पहचान लिया कि V इफेक्टेड बाय S। V माने वर्ब, इफेक्टेड बाय प्रभावित हो रही है, S यानी कर्म, सब्जेक्ट।
तो जब वर्ब सब्जेक्ट से इफेक्टेड हो या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रही हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है निर्धारित कर रही हो, अपना रूप बना रही हो, तो हम उस वाक्य को कहते हैं कर्तृवाच्य। मुझे लगता है कि आपको कर्तृवाच्य एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। देखिए कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वही, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। क्रिया सकर्मक का मतलब क्रिया पर कर्म का प्रभाव होता है। अब आप कहेंगे जिस वाक्य में कर्म लिखा हुआ ही नहीं है, हम कैसे उसको माने कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वाक्य में कर्म नहीं लिखा हुआ है तब भी उस क्रिया को कर्म की ज़रूरत है कि नहीं। जैसे खाना क्रिया है, पीना, खाना पीना, वाक्य में लिखा है वह खाना खाता है, तो हमें पता चल गया कि इसमें खाना शब्द कर्म है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ पे हमें कर्म मिल गया। लेकिन अगर वाक्य में खाना लिखा हुआ नहीं होता, वह खाता है लिखा हुआ होता, तो हम में से अधिकतर लोग यही सोचते कि इसमें कर्म लिखा हुआ नहीं है इसलिए अकर्मक क्रिया है। लेकिन बच्चों ये समझना ज़रूरी है कि क्रिया के लिए, क्या जो क्रिया हो रही है उसके लिए कर्म की ज़रूरत है कि नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, खाना क्रिया जब होती है तो क्या अकेला कर्ता उस क्रिया को कंप्लीट कर सकता है? सोच के देखिए, उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो खाई जा रही है ना? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, उसके बिना क्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। तो जब क्रिया को किसी कर्ता के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे उसका डायरेक्ट संबंध है, उससे वो क्रिया को कंप्लीट करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम उसको कहेंगे कर्म। फिर आप कहेंगे कि वह चम्मच से खाना खाता है, इसमें चम्मच कर्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने ये पढ़ा होगा कि वाक्य में कई प्रकार के कर्ता का प्रयोग करते हैं हम, जिनमें कई प्रकार के कारक का प्रयोग करते हैं, जिनमें करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्ता कारक और संबोधन कारक, 8 प्रकार के कारक हैं। तो उनमें से 2 कारकों की तो हम बात कर रहे हैं, कर्ता की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। बाकी कारकों की हम ज़्यादातर बात नहीं करते हैं नॉर्मली वाच्य में, क्योंकि इन्हीं 2 का प्रभाव ज़्यादा होता है क्रिया पर, और इन्हीं के आधार पर हमने इनके भेद डिसाइड कर रखे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे कारक यहाँ पर आएंगे ही नहीं। चम्मच से खाता है, चम्मच से खाना खाता है, तो खाना तो कर्म हो गया, ठीक है, और चम्मच क्या हो गया? से, यानी उसकी खाने की क्रिया में चम्मच भी शामिल है, चम्मच के द्वारा खा रहा है वो। लेकिन सोचो एक बार के लिए कि अगर चम्मच ना हो तो क्या वो खाना नहीं खा सकता? खा सकता है, हाथ से भी खा सकता है ना? तो एक बार के लिए कर्म ना हो और करण ना हो तो काम चल जाएगा, से ना हो काम चल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कर्म और कर्ता क्रिया के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादातर कर्म और कर्ता की बात क्रिया के साथ करते हैं। तो जो सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कर्म वाच्य जो होता है, उसमें क्रिया सीधे सीधे इफेक्टेड होती है कर्म से, यानी कि हम कह सकते हैं स्टेटमेंट कि भाई क्रिया जो है वो सकर्मक होती है, अकर्मक क्रिया इसमें नहीं आती। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। धोबी द्वारा कपड़े धुलते हैं, या धोबी द्वारा कपड़े धोए गए, या धोबी के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो कपड़े शब्द है ये कर्म है ना, और धोबी जो है कर्ता है, और कपड़े शब्द के अनुसार धुलते हैं क्रिया का रूप आया है। अगर हम कपड़े को कपड़ा कर दें, उसका रूप बदल दें, कपड़े बहुवचन, कपड़ा एक वचन, वाक्य में परिवर्तन आएगा कि नहीं? देखो, धोबी कपड़ा धोता है, जैसे ही हमने कपड़े को कपड़ा किया, क्रिया का रूप बदल गया, धुलते हैं की जगह क्या हो गया? धुलता है ना। यानी कि कर्म का प्रभाव क्रिया पर डायरेक्टली हो रहा है। दूसरी बात ये कि हमने इसमें के द्वारा का इस्तेमाल किया है ना। जब हम कर्मवाच्य लिखते हैं तो हमें के द्वारा, से द्वारा का भी इस्तेमाल करना होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, क्योंकि के द्वारा, से द्वारा का इस्तेमाल हमें भाववाच्य में भी कई जगह देखने को मिलता है।
लेकिन कंडीशन वहाँ ये होती है कि भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो हमें उसे थर्ड पर्सन में लेना पड़ता है। थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष। जब भाववाच्य को मैं आपको बताऊंगी तो और डिटेल में इसको बताऊंगी। तो कर्मवाच्य हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्रिया सकर्मक होगी और क्रिया पर सीधा सीधा प्रभाव कर्म का होगा, तो हम कहेंगे कर्मवाच्य वाला वाक्य है। अब हम आते हैं भाववाच्य पर। भाववाच्य में क्या होता है? भाव प्रधान होता है, ना ही कर्ता प्रधान है ना ही क्रिया प्रधान है, ना ही कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है। क्रिया पर किसका प्रभाव है? क्रिया पर प्रभाव है भाव का। कैसे पहचानेंगे? इसके लिए ध्यान रखना है कि क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, यानी कि जो क्रिया वहाँ पर आएगी वो अकर्मक क्रियाएं होंगी सारी, जैसे जागना, देखना, बैठना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्रियाएं क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया इसमें कभी नहीं आएगी। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, ये नहीं आएंगी। अकर्मक क्रियाएं आएंगी। अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है? मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। भागना, दौड़ना, उठना, सोना, हंसना, रोना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तो भाववाच्य में एक तो अकर्मक क्रियाएं आती हैं। दूसरा, इसमें भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। अन्य पुरुष का मतलब है हम हमेशा तीसरे के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टली हम खुद बात नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी और की बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन। हमेशा इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि क्रिया अकर्मक होगी और सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होगी। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, आप देखिए, मुझसे चला नहीं जाता। सबसे पहले तो आप देखो, चलना क्रिया अकर्मक है ना, कर्म सकर्मक क्रिया नहीं है इसमें। चलना अकर्मक क्रिया है। चलने के लिए सिर्फ कर्ता की जरूरत है, कर्म की जरूरत नहीं होती है। आप कहोगे पैर तो कर्ता के पास होते हैं, यानी कि कर्ता जरूरी है इस क्रिया को कंप्लीट करने के लिए और कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, मुझसे। ठीक है, चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये जो है कंडीशन वही हो गई कि इसमें आप लिंग का पता नहीं लगा पा रहे कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसलिए हम मान लेते हैं कि पुल्लिंग है और एक वचन है और से का प्रयोग आ रहा है। से का प्रयोग होता है जब हम अन्य पुरुष में प्रयोग करते हैं से का अधिकतर, तो से या के द्वारा का प्रयोग होगा। के द्वारा का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम कर्ता के रूप में ने का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह हम से का प्रयोग कर लेते हैं भाववाचक में। तो जब हम इनको बदलने की जो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो फिर मैं आपको और ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको किस तरह से कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में और कर्मवाच्य को भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में और भाववाच्य को कर्तृ और कर्मवाच्य में किस तरह से बदला जाता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ मुझे बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।